नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ न्याय की अवधारणा का यह तीसरा वीडियो। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने प्रथम दो वीडियो में हमने न्याय के बारे में जाना, उसकी विशेषता, उसकी अर्थ के बारे में जाना, विभिन्न यूनानी, उदारवादी, मार्क्सवादी अवधारणाओं के बारे में जाना। आज हम न्याय के स्वरूप और उसकी विशेषताओं के बारे में हम जानकारी लेंगे कि न्याय का स्वरूप और उसकी विशेषताएं क्या हैं, किस आधार पर न्याय के लिए कुछ बातों को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम बात करते हैं न्याय की कसौटी की, कि न्याय की कसौटी किस पर होनी चाहिए। निष्पक्षता पर, जैसे बताया गया है इसमें कि न्याय की कसौटी किस पर निर्भर करती है, निष्पक्षता पर निर्भर करती है। निष्पक्षता का महत्वपूर्ण स्थान जो है न्याय के अंतर्गत होता है और इसका अभिप्राय यह होता है विद्यार्थियों कि किसी भी व्यक्ति के साथ सिर्फ मजहब, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई पक्षपात नहीं किया जाए। इन आधारों पर कोई भी व्यक्ति किन्हीं सुविधाओं या अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून के समक्ष कानून के समक्ष समता न्याय का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मतलब कानून के समक्ष समता का मतलब होता है कि सभी जो व्यक्ति हैं, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान पर हो, उन सभी के साथ कानून के सामने क्या होंगे, सभी समान होंगे। कानून जो है सभी के लिए समान व्यवस्था करेगा। विद्यार्थियों, अब दूसरी बात आती है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। विद्यार्थियों, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से क्या अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं खाना यानी भोजन, वस्त्र और मकान। और इसमें विद्यार्थियों अब वर्तमान समय में जुड़ चुका है स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराना राज्य का न्यायपूर्ण कार्य होगा। न्याय की मांग ये होती है कि सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हर देश में बुनियादी आवश्यकता का स्तर अलग अलग होता है और समय के साथ वह बदलता भी रहता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि खाना, वस्त्र व मकान के अलावा अब वर्तमान समय में क्या जुड़ चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा। ये दो और इसके साथ मूलभूत आवश्यकताओं में सम्मिलित हो चुके हैं। अर्थात जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, मूलभूत आवश्यकताओं की स्थिति भी बदल जाती है। करीब 50 वर्ष पहले चीन में अथाह गरीबी थी, किंतु आजकल वहां उपभोग की अनेक वस्तुएं मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं मानी जाती हैं। अमेरिका में टेलीविजन सेट भी एक बुनियादी आवश्यकता हो गया है, क्योंकि वहां किसी व्यक्ति का दिवाला निकल जाने पर उसका टेलीविजन सेट कुर्क नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि टेलीविजन जो संचार का एक प्रमुख साधन है, उसको वहां पे प्रमुख आवश्यकता माना गया है अमेरिका में। लेकिन ऐसी आवश्यकता या ऐसे प्रारंभिक आवश्यकता भारत में नहीं मानी गई है। भारत में सिर्फ भोजन, वस्त्र, मकान, जैसे कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जो है मूलभूत आवश्यकताओं में इंगित किया गया है। तो यहाँ पे प्रारंभिक चीज जो है इन्हीं को ही माना गया है, जिसे पूरा करना न्याय का तकाजा होता है। बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं आपसे भेदभाव का तर्कसंगत आधार। जो समाज में भेदभाव होता है उसका एक कारण होना चाहिए। पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे बात करी थी कि भेदभाव का तर्कसंगत आधार होना चाहिए। किस प्रकार से कि न्याय की चर्चा करते हुए हम ये कह सकते हैं कि किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं होता बच्चों, विद्यार्थियों, कि किसी उचित आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारत में अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि समाज के वे लोग जो बहुत ज्यादा गरीब और शोषित हैं, उन्हें रोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जाए अथवा जोतने बोने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। इस कार्यक्रम को हम न्यायपूर्ण ही मानेंगे। किन्हीं भी कारणों से देश का एक बड़ा वर्ग शोषित और उपेक्षित रहा, उसे एकदम खुशहाल तो नहीं बनाया जा सकता, पर उसके कष्टों में कमी अवश्य की जा सकती है। ऑर्थर ऑकन कहते हैं कि हम वर्षा को तो नहीं रोक सकते, पर छाता या छतरी जरूर जुटा सकते हैं। तो उन अंत्योदय कार्यक्रम के तहत यदि किसी को रोजगार दिया जा रहा है, आर्थिक सहायता दी जा रही है, जोतने बोने की कुछ जमीनें दी जा रही हैं, तो इस प्रकार से यदि उनके लिए खुशहाल जीवन बनाया जा रहा है, उनके कष्टों में कमी लाई जा रही है, तो यह
जो उनके साथ इस प्रकार का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को हम न्यायपूर्ण व्यवहार ही कहेंगे। जैसा कि आर्थर हाकर ने कहा है कि हम वर्षा को तो नहीं रोक सकते हैं, पर छाता या छतरी को हम जुटा सकते हैं, छाता या छतरी की हम व्यवस्था कर सकते हैं। यह एक न्याय का एक तकाजा है। इसी तरह विद्यार्थियों, जब कर्तव्यों को पूरा करने का प्रश्न उठता है, तब समाज के उन लोगों को कुछ छूट दी जाती है, कुछ रियायतें दी जाती हैं, जैसे कि अपंग और नेत्रहीन के लिए। आयकर के मामले में जन कल्याणकारी संस्थाओं और पुस्तकालयों, वैज्ञानिक और कलाकारों की बहुत सी रियायतें भी उनको दी जाती हैं। कहने का मतलब है, जब टैक्स लगाया जाता है तो जैसे कि पुस्तकालय है, विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी संस्थाएं हैं, उन पर टैक्स में रियायत बरती जाती है। और इसी प्रकार से जिसकी आय कुछ निश्चित दर से ऊपर होती है तो उनको टैक्स देना होता है। तो इस प्रकार से राज्य ऐसी व्यवस्था करता है कि जो व्यक्ति विशेष किन्हीं संसाधनों से वंचित हैं तो उन्हें संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, और समाज में रहने वाले व्यक्ति यदि किसी प्रकार से अपंग है, नेत्रहीन है या जरूरतमंद है, उनको अगर व्यवस्थाएं की जाती हैं तो वह न्याय की कसौटी में आता है। इसी प्रकार से बच्चों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सामाजिक कल्याण की भी बात आती है। न्याय का सिद्धांत व्यक्ति के गौरव पर बल देता है। गौरव की रक्षा के लिए नागरिकों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म पालन की स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता। किंतु इन स्वतंत्रताओं का उपभोग समाज के हितों को ध्यान में रख करके ही किया जाता है। इसी को ही हम न्याय कहते हैं। प्रकृति की आवश्यकताओं के प्रति सम्मान की भावना भी न्याय होता है। ब्रेस्ट कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और साथ ही उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं जो प्रकृति द्वारा निर्धारित होती हैं। जैसे कि एक बूढ़ा अशक्त व्यक्ति वह कार्य नहीं कर सकता विद्यार्थियों, जो एक नवयुवक या स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। इसलिए इन लोगों को उन कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जो उनकी बिसात से बाहर है, यानी उसकी काम करने की क्षमता से बाहर है। तो ऐसे व्यक्तियों को मजबूर करना हमारा जो व्यवहार होगा वो अन्यायपूर्ण व्यवहार कहलाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है पूरी क्षमता के साथ, उसी से ही वह कार्य लिया जाएगा। अन्य व्यक्तियों को जो अक्षम है, बूढ़े हैं, उनसे यह कार्य नहीं किया जाएगा। तो प्रकृति की आवश्यकताओं के प्रति सम्मान करना हमारा दायित्व है और हमारा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य और दायित्व भी न्याय की कसौटी के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों, इसी के साथ हम बात करते हैं आपसे न्याय के कानूनी पक्ष की, राजनीतिक पक्ष की, सामाजिक पक्ष और आर्थिक पक्ष की। इन विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न आयामों को हम विभिन्न प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों आता है न्याय का कानूनी पक्ष। जहां तक न्याय के कानूनी पक्ष का प्रश्न है विद्यार्थियों, उसके अंतर्गत आमतौर पर दो बातें आती हैं। सबसे पहले आता है कानूनों का न्याय संगत होना, जस्ट लॉज। मतलब कानून कैसे होने चाहिए? न्याय संगत होने चाहिए। कानूनों का न्याय संगत ढंग से लागू किया जाना। अपराधों या दीवानी मामलों के लिए उचित कानूनों से ही काम नहीं चलेगा। साथ ही यह भी जरूरी है, यह भी आवश्यक है विद्यार्थियों, कि मुकदमे लंबे न खींचे और न्याय कम खर्चीला हो। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि कानून का न्याय संगत होना और कानून का न्याय संगत ढंग से लागू होना जो है वो न्याय का कानूनी पक्ष है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि अपराधों का या दीवानी मामलों का उचित कानून से काम नहीं चलता है। जब तक हमें न्याय समय पे नहीं मिल जाता है, कम खर्च में नहीं मिल जाता है, तब तक न्याय की कोई वैल्यू नहीं है, वो हमारे लिए अर्थहीन ही साबित होगा। हमारे देश में न्याय बहुत ज्यादा खर्चीला है, विलंबकारी है। 1985 में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली दुग्ध योजना के एक ऐसे कर्मचारी शंकर दास का मामला निपटाया जिसे न्याय हासिल करने के लिए 21 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। बच्चों, यह तो 21 वर्ष हम कहेंगे मामूली सी बात है। किन्हीं किन्हीं न्यायाधीशों को निर्णय देने में या किन्हीं किन्हीं केसों में तो 40-40, 50-50 साल तक लग जाते हैं, उसका पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन न्याय का कोई फैसला नहीं होता है। एक साधारण कर्मचारी इतनी लंबी लड़ाई लड़ पाया, यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना ही साबित होगी। पर न्याय व्यवस्था यदि इस तरह की हो तो कोई गरीब व्यक्ति अदालत की शरण में कैसे जाएगा? विद्यार्थियों, न्याय को शीघ्रकारी और कम खर्चीला बनाने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं, जैसे अलग अलग किस्म
के मामलों के लिए अलग अलग न्यायाधिकरणों का होना और लोक अदालतों का होना, मतलब अलग अलग किस्म के या अलग अलग किस्म के जो मामले हैं या मैटर है उनको अलग अलग न्यायाधिकरणों या न्यायालयों के माध्यम से या लोक अदालतों के माध्यम से उन्हें सुलझाना। उसके बाद विद्यार्थियों बात आती है दंड निर्धारण करते समय कई बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, जैसे कि अपराध किस प्रकार का है, अपराधी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, अर्थात वह पेशेवर अपराधी है अथवा अपराध की दुनिया में अभी हाल ही में दीक्षित हुआ है, अर्थात अपराध की दुनिया में वह पहला उसका कदम है, तो उस पर उसके ऊपर किस प्रकार से व्यवहार किया जाएगा, अपराध महज एक अकस्मात है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है या चाल है। इसके अतिरिक्त दीवानी और फौजदारी के मामलों के लिए अलग अलग किस्म के कानून भी होने चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों यह भी है कि अदालतें सभी मामलों का निपटारा कैसे करें, स्वतंत्रता पूर्वक करें, और न्यायाधीशों को प्रायः यह सलाह भी दी जाती है कि निष्पक्षता से कार्य करें, है ना, किसी के साथ पक्षपात ना करें, भ्रामक व तर्क विरुद्ध बातों पर ध्यान न दें, कोई फैसला करते समय मित्रता शत्रुता का भय लालच और अहंकार से काम न हो। इसके लिए आवश्यक होता है विद्यार्थियों के न्यायाधीशों को की सेवा शर्तें ऐसी हों कि वे कार्यपालिका या विधायिका के दबावों से दूर रहें। मतलब न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, तभी जाकर के वे कार्य कर सकती है। कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल और विधायकों से का दबाव जो है उस न्यायपालिका के न्यायाधीशों पर नहीं होना चाहिए। अब बच्चों बात आती है न्याय का राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष क्या कहता है बच्चों, मानव अधिकार घोषणा पत्र ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रीति से या स्वतंत्र रीति से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने देश के शासन की व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार है। इसी का दूसरा नाम होता है संवैधानिक लोकतंत्र। मताधिकार नागरिकों के अन्य अधिकारों को सुरक्षित रखने का साधन है, उससे लोगों को अपनी वास्तविक शक्ति का बोध होता है, वह शासन अधिकारियों को जनता के प्रति उत्तरदायी भी बनाता है। राजनीतिक न्याय के साथ कई बातें जुड़ी हुई हैं, जैसे समय समय पर निष्पक्ष चुनाव करना, बालिग मताधिकार यानी सार्वभौमिक मताधिकार, गुप्त मतदान, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति की समान सुविधाएं, ये सभी बातें जो है राजनीतिक न्याय से जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक न्याय तभी कहलाएगा जब समय समय पर निष्पक्ष रूप से चुनाव होगा, सभी को बालिग मताधिकार अर्थात सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त हो, गुप्त मतदान की प्रक्रिया हो और सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति की जो समान सुविधाएं प्रदान की गई हैं वो सभी चीजें उन्हें प्रदान की जाए। इस संबंध में विद्यार्थियों हम एशियाई और अफ्रीकी देशों की व्यक्ति व परिवार पर आधारित राजनीति की हम चर्चा करना चाहेंगे जो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश, इराक, सऊदी अरब आदि देशों में ऐसे लोग आ रहे हैं जो सामंती प्रवृत्ति के शिकार हैं और चाहते हैं कि जाति और मजहब के साथ साथ राजनीति में पारिवारिक रिश्ते भी जुड़ जाएं। जब राजनीतिक सत्ता परिवार विशेष में समिट जाएगी विद्यार्थियों, तो फिर राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण कैसे होगा, राजनीति जो है विभिन्न स्तरों पर कैसे विभाजित होगी, इसे विभाजित होना उसका संभव ही नहीं हो पाएगा। मानव अधिकारों की रक्षा का प्रश्न यह भी है विद्यार्थियों कि ये एक खास प्रकार का महत्व रखता है और बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारागारों में बंद रखना यानी जेलों में बंद रखा जाता है और जेलों में बंदियों पर अमानवीय अत्याचार भी किया जाता है, महिलाओं और बच्चों का शोषण भी होता है और शासन विरोधियों को उत्पीड़ित भी किया जाता है। मानव अधिकारों का हनन मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से ही होता है और प्रबल जनमत बनाकर ही सत्ताधारियों को ऐसा करने से रोका जा सकता है। तो जिस समाज में मानव के अधिकारों का रक्षण नहीं होता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं होती है, संरक्षण प्रदान नहीं होता है, महिलाओं के साथ, बंदियों के साथ, बच्चों के साथ अगर अनाचार होता है जेल के अंदर या उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है, उनको उत्पीड़ित किया जाता है, तो ऐसे समाज को हम न्यायपूर्ण समाज नहीं कह करके अन्यायपूर्ण समाज कहेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जनमत को एक होकर के इन सत्ताधारियों का विरोध करना होगा और तभी इन सभी प्रकार के कार्यों को पर रोक लगाई जा सकती है। विद्यार्थियों अब बात आती है सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय क्या है? न्याय और सामाजिक परिवर्तन जिसे हम कहते हैं। सामाजिक न्याय एक व्यापक चीज है, एक विस्तृत अवधारणा है।
विस्तृत पहलू है जिसमें हम सामाजिक कल्याण के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी शामिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता, अवसरों की समानता, बंधुता का आदर्श भी उसकी सीमा में आ जाते हैं। हॉबहाउस ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, हॉबहाउस का ग्रंथ देखिए, सामाजिक न्याय के तत्व, द एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, में अधिकारों, कर्तव्यों, स्वतंत्रता, दंड विधान, धन के वितरण और पैतृक संपत्ति तथा सामाजिक व गैर सामाजिक संपत्ति आदि बहुत से विषयों की चर्चा की है। यहाँ हम सामाजिक न्याय के कुछ खास पहलुओं की हम चर्चा करेंगे। तो हॉबहाउस की पुस्तक का नाम याद रखिएगा बच्चों, दी एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के तत्व। इसमें कुछ बातों पर ध्यान दिलाया गया है कि सामाजिक व्यवस्था में सुधार की बात इसमें बात आती है कि उचित अनुचित के संबंध में हमारी धारणाएं बदलती रहती हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि समाज को बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जाए। और भारतीय समाज में छुआछूत जैसी घिनौनी प्रथाएं प्रचलित रही हैं। सामाजिक न्याय का तकाजा यह है विद्यार्थियों कि मनुष्य के बीच भेदभाव न किया जाए तथा तथा सभी को आत्म विकास के उचित अवसर भी उपलब्ध हो, मतलब किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और सभी को अपने विकास के, अपने आत्म विकास के, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सारे अवसर उसको मिलने चाहिए। भारतीय संविधान में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है विद्यार्थियों कि संविधान के अनुच्छेद 14 में यह घोषणा की गई है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कानून की समक्ष समता समाज राज्य में स्थापित की जाती है। संविधान का आदेश क्या है कि किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई पक्षपात नहीं होगा, सभी के साथ समान व्यवहार होगा। इन आधारों पर कोई नागरिक सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, मनोरंजन के साधन, तालाब, कुओं, बागड़े, बाग बगीचे, किसी के साथ भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। पारिवारिक और सामाजिक विघटन से कई समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे किशोरों में अपराध प्रवृत्ति आई है, नशीली दवाओं का सेवन बढ़ा है। इन समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए भी सभी राज्य जो है कानून बनाएंगे और अपने जिनमें बाल अपराधियों के पुनर्वास की व्यवस्था भी उसमें की गई है कि अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपराधों में लिप्त हो गया है तो उनको सुधारने का भी प्रयास किया जाएगा। उसके बाद सामाजिक न्याय में दूसरा पक्ष आता है शोषण का निषेध। सामाजिक न्याय का तकाजा यह है विद्यार्थियों की एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण समाप्त किया जाना चाहिए और भारतीय संविधान ने न्याय के इस आदर्श को भी अपनाया है और मानव व्यापार या किसी भी बेगार अथवा जबरदस्ती काम लेना गैर कानूनी घोषित किया गया है। उसके बाद बात आती है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा बहुत आवश्यक है विद्यार्थियों। अल्पसंख्यकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखें, उसकी रक्षा करें। और भारतीय संविधान यह घोषणा करता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है और राज्य आर्थिक सहायता देने में भी ऐसी संस्थाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। इसके साथ ही काम की न्यायपूर्ण दशाओं की बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि न्याय के आदर्श को मानव कल्याण के आदर्श से अलग नहीं किया जाता। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य काम की उचित दशा जुटाए, कारखानों में समुचित प्रकाशन, स्वच्छ हवा, सुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी सेवाओं की व्यवस्था हो। खानों में काम करने वाले जो खान होते हैं, उद्योग धंधे जो होते हैं, बड़ी बड़ी जो खदानें होती हैं, उनमें काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनकी सुरक्षा की भी आवश्यकता है और गंभीर दुर्घटनाओं के समय जब जो खतरा बना रहता है उस खतरे के अंतर्गत यदि किसी को किसी प्रकार का जान माल की हानि होती है तो उसे उसकी भरपाई भी करनी होनी चाहिए। इसी प्रकार से सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता। न्याय का आदर्श सहनशीलता के सिद्धांत पर आधारित है विद्यार्थियों, और विचार और विश्वासों की स्वतंत्रता उसका सार है। प्रोफेसर पी.के. त्रिपाठी हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का वही स्थान होता है विद्यार्थियों जो शरीर में रक्त संचार का होता है। मतलब लोकतंत्र के अंतर्गत अभिव्यक्ति सिर्फ व्यक्ति के अंतर्गत जो रक्त प्रवाहित होता है उसी प्रकार से विचारों का प्रवाह भी लोकतंत्र को जीवित रखता है। इसके कारण लोकतंत्र के सभी अवयव घुले और स्वस्थ रहते हैं और उनके बीमार और मृत कोषाणु मिटा दिए जाते हैं। इसी अपने विचारों के माध्यम से, व्यक्ति के विचारों के माध्यम से जो अवयव होते हैं, जो गलत अवयव होते हैं और जो
बीमार अवयव होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको हटा दिया जाता है और नए स्वस्थ लोकतंत्र के को स्थापित किया जा सकता है। पर ऐसे विचारों पर अवश्य रोक लगाई जा सकती है जिनके प्रकाशन में नैतिक भ्रष्टाचार और अपराध और देशद्रोह शामिल हो। तो इन ऐसे विचारों को खत्म कर दिया जाता है या उन पर रोक लगाई जा सकती है। अब हमने सामाजिक पहलुओं को पढ़ा, हमने न्याय के, अब हम पढ़ते हैं आर्थिक न्याय के विभिन्न पहलुओं को। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के आदर्श आपस में इतने घुले मिले हैं विद्यार्थियों की, यह कहा जाना बहुत ही मुश्किल है कि आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय कोरी कल्पना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक आर्थिक न्याय नहीं होगा, सामाजिक न्याय स्थापित नहीं किया जा सकता। आर्थिक न्याय का अभिप्राय है कि देश के भौतिक संसाधनों का उचित बंटवारा हो ताकि अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक लोगों का हित हो सके। राष्ट्र की संपत्ति तथा उत्पत्ति के साधन कुछ विशेष लोगों के हाथों में केंद्रित नहीं होने चाहिए। आर्थिक न्याय के महत्वपूर्ण तत्व ये हैं: जीवन निर्वाह के लिए उचित पारिश्रमिक देना। हर व्यक्ति की कुछ बुनियादी आवश्यकता होती है विद्यार्थियों, उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक होता है कि लोगों को काम पाने का अधिकार प्रदान किया जाए। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, बल्कि यह भी आवश्यक होता है कि लोगों को उनके काम की मात्रा व गुण के अनुसार वेतन भी मिले। काम की दशाएं ऐसी होनी चाहिए कि किसी से भी उसकी क्षमता से ज्यादा कार्य नहीं लिया जाए। तो जीवन निर्वाह के लिए उचित पारिश्रमिक देना ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना ही न्याय कहलाता है। और किसी के साथ उसकी क्षमता से अधिक कार्य करना, अधिक कार्य लेना न्याय नहीं होगा। उसकी क्षमता के अनुसार ही कार्य लिया जाना चाहिए। दूसरी बात आती है इसमें विशेष परिस्थितियों में राजकीय सहायता पाने का अधिकार। आधुनिक राज्य लोक हितकारी बनते जा रहे हैं। वे नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा का बंदोबस्त करते हैं, जैसे बुढ़ापे, बीमारी, बेकारी, अंग भंग की स्थिति में लोगों को राजकीय सहायता दी जानी चाहिए। प्रसिद्ध कानून वेत्ता है MC सीतलवाड़, वो कहते हैं कि आर्थिक न्याय के अंतर्गत यह सिद्धांत भी निहित है कि जो व्यक्ति अपंग हैं, बूढ़े हैं, बेरोजगार हैं, संपत्ति का उपार्जन नहीं कर सकते हैं विद्यार्थियों, तो समाज को उनकी सहायता करना जरूरी होता है। इसी बात को जॉन रॉल्स कहते हैं कि न्याय वास्तव में पुरस्कार का सिद्धांत नहीं होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। बच्चों याद रखिएगा, जॉन रॉल्स कहते हैं न्याय वास्तव में क्या है? पुरस्कार का सिद्धांत नहीं होकर के क्या है? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। जो लोग ऊंची प्रतिभा या ज्यादा सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें योग्यता अनुसार ज्यादा पुरस्कार मिलने चाहिए। ये अच्छी बात है विद्यार्थियों, पर उससे भी ज्यादा जरूरी आवश्यक बात यह है कि कम योग्यता और कम क्षमता रखने वालों को भी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था न्याय होता है। यह भी आवश्यक है कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। महिलाओं को मजबूरी और बालकों की सुकुमार अवस्था का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए और नागरिकों को आर्थिक विवशता के कारण ऐसे रोजगार में नहीं जाना पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल ना हो। तभी समाज में स्थापित हो सकता है न्याय। संपत्ति का अधिकार व उसकी सीमाएं। आर्थिक न्याय की चर्चा करते हुए समय संपत्ति के अधिकार का वर्णन करना भी बहुत ही आवश्यक है। उदारवादी विचारक जमीन, मकान, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का समर्थन करते हैं। इंग्लैंड, भारत, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में लोगों को निजी व्यवसाय की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, किंतु इन सभी देशों में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सार्वजनिक हित के लिए निजी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य संपत्ति के स्वामी का उचित मुआवजा या कुछ राशि अवश्य देता है। साम्यवादी देशों में कल कारखानों व उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार पाया जाता है, परंतु साम्यवादी देशों के नागरिक भी बचत के द्वारा धन का संचय कर सकते हैं तथा रहने के लिए मकान व उपयोग की अन्य वस्तुएं भी जमा कर सकते हैं। तो इसमें क्या बात बताई गई है कि आर्थिक न्याय की क्या है? आर्थिक न्याय की चर्चा करते समय क्या बताया गया? संपत्ति का अधिकार, मतलब उदारवादी विचारक भी क्या कहते हैं? जमीन, मकान, उत्पादन के साधन और निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं, जिसमें इंग्लैंड, भारत, अमेरिका, फ्रांस की बात की गई है, जिसमें निजी व्यवसाय की भी स्वतंत्रता दी गई है। और यहाँ हम अगर साम्यवादियों की बात करें तो वो भी नागरिक भी जो है बचत करते हैं, धन का संचय करते हैं और रहने के लिए मकान और ये सभी जो सुविधाएं हैं वो अर्जित करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि साम्यवादी शासन व्यवस्था हो चाहे उदारवादी शासन व्यवस्था हो, संपत्ति अर्जित करना, संपत्ति का संग्रहण करने की जो स्वतंत्रता है वो सभी को प्रदान
की गई है। जहां तक आयकर, इनकम टैक्स या अन्य करों का सवाल है विद्यार्थियों, उससे आर्थिक न्याय की स्थापना में ही मदद मिलती है। करों से प्राप्त राशि का उपयोग जन सुविधाएं जुटाने के लिए किया जाता है। मार्क प्लाटनर है, वो कहते हैं कि जो लोग धन के पुनर्वितरण में विश्वास रखते हैं, उनकी दलील यह होती है विद्यार्थियों कि व्यक्ति की जो भी आय है वह उसकी निजी आय न होकर समूचे समाज की संपत्ति होती है। इसलिए करों के निर्धारण का यह अर्थ नहीं कि सरकार व्यक्ति की आय से कितना ले लेती है। उसका अर्थ तो यह होता है कि सामाजिक संपत्ति में से किसी व्यक्ति को निजी उपयोग के लिए कितनी संपत्ति रखने की इजाजत है। क्या मतलब हुआ इसका, धन के पुनर्वितरण का, कि जिसके पास व्यक्ति की जो आय है उसकी निजी आय न होकर समूचे समाज की संपत्ति होती है वह, क्योंकि वह जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वह समूचे समाज के सहयोग के आधार पर ही कार्य करता है। इसलिए करों के निर्धारण का अर्थ यह नहीं होता कि व्यक्ति की आय में जो सरकार के द्वारा जो आय दी जा रही है वो व्यक्ति की अपनी आय है, वो कितनी लेनी चाहिए, कितनी रखनी चाहिए। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उपरांत जो उसके पास जो अतिरिक्त होता है उसी पर ही टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है। उसका अर्थ यह होता है कि सामाजिक संपत्ति में से किसी व्यक्ति को निजी उपयोग के लिए कितनी संपत्ति की रखने की इजाजत है, वह इजाजत या उसकी आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद ही वह उस पर लगाए गए टैक्स को वो पूरा करेगा, जिससे कि समाज के जो वंचित लोग हैं, जो उपेक्षित वर्ग है, उन लोगों की कल्याणकारी कार्यों के लिए राज्य उस संपत्ति को यूज कर सकता है, उसका उपभोग कर सकता है। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपको न्याय की विशेषताएं या न्याय की स्वरूप के बारे में आपको जानकारी मिली है पूरी, और न्याय के विभिन्न पहलुओं जिसमें हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानून न्याय के विभिन्न पक्षों को हमने देखा। आपको यह जानकारी जो आपको दी गई है वो आपको समझ आई होगी। आपके जिस प्रकार का भी आपको किसी प्रकार का इसमें डाउट होता है, संशय है कहीं किसी में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को लेकर के। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।